मेरा मानना है कि जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसको कल ही मैंने इंटरव्यू में वायर में बोला कि लॉस्ट डेकेड है। जितना प्रॉमिस था, जितने सारे प्रॉमिसेस किए गए, उसमें से कितना कुछ अचीव किया है इस सरकार ने, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये सरकार एक ऑटोक्रेटिक सरकार है और ऑटोक्रेटिक सरकार का मतलब होता है कि हम सब जानते हैं, हमें किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। और जब ऐसा होता है तो बड़ी गलतियां होती हैं और इस सरकार ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और उसको छुपाने के लिए एक डेटा का फॉग क्रिएट किया है। यानी डेटा को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है जिससे लगे कि अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसे कहा जा रहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, मतलब कि जो G20 है उसमें हम सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसका सच क्या है? या ये कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, इसका सच क्या है? किसानों की आमदनी कहा था कि दुगनी कर देंगे 2022 तक, नहीं हुआ। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी 2022-23 तक, फिर 2025 तक, नहीं हुआ। तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर आप देखें तो जो हमारा जीडीपी का डेटा है, सबसे पहले तो उसको मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि जब ये नई कमेटी बनाई जो कांग्रेस की सरकार के समय बनी थी, उसने जब 2015 के आंकड़े आए तो उसने दिखाया कि जो जीडीपी की ये बढ़त है वो यूपीए के समय पे ज्यादा थी और एनडीए के समय पे कम। उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और फिर उन्होंने नीति आयोग से कहा कि आप एक नई वो सीरीज बनाएं, जबकि नीति आयोग का ये काम नहीं है। ये काम तो हमारे स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है सरकार का, उसका काम है। तो उन्होंने दिखा दिया कि एनडीए के दौरान जीडीपी ज्यादा बढ़ा बनस्पत यूपीए के दौरान, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये एक मैनिपुलेशन है, ये सच्चाई नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन करके उन्होंने कहा कि हमारे दौरान 7-7.5% की रेट ऑफ ग्रोथ अर्थव्यवस्था की रही है पिछले 10 सालों में। तो इसमें एक दूसरी परेशानी है और वो परेशानी ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। उसमें आप देखें तो कृषि में 85% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। बहुत सारे किसान तो आधा एकड़, चौथाई एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन जोतते हैं। और उसी तरह अगर आप नॉन एग्रीकल्चर में देखें तो वहां पे 6,000 बड़ी इकाइयां हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयां हैं और करीब 7 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। तो एमएसएमई सेक्टर का 99% यूनिट है वो माइक्रो यूनिट है, उसमें 97.5% लोग काम करते हैं। तो ये जो डेटा है ये असंगठित क्षेत्र का नहीं आता। तो इसलिए ये मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है। जबकि इतनी बड़ी गलती हुई कि नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में असंगठित क्षेत्र को जबरदस्त धक्का लगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो कैश में काम करता है। जब कैश उपलब्ध नहीं था तो जो एकदम से धराशायी हो गया असंगठित क्षेत्र। हमने सबने देखा कि लोग बाजार नहीं जा रहे थे, हमने सबने देखा उत्पादन कम हो गया। मैं ग्वालियर गया था मार्च के महीने में, 5 महीने बाद नोटबंदी के, वहां पे होलसेल मार्केट गया तो वहां पे लोग जब बाहर दुकान के बैठ के ताश खेल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, दुकान नहीं खोली? तो उन्होंने कहा जब ग्राहक नहीं आ रहा तो हम दुकान खोल के क्या करेंगे। फिर मैं एक लेबर चौक पे गया तो वहां पे लेबर चौक पे 1 बजे भीड़ लगी हुई थी। नॉर्मली लेबर चौक पे क्या होता है, 9-10 बजे के बाद फिर लोग चले जाते हैं कि आज काम नहीं मिलेगा। तो हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो इतना 1 बजे भी? उन्होंने कहा काम ही नहीं मिल रहा। तो नहीं कि लेबर को काम नहीं मिल रहा, होलसेल मार्केट नहीं कर रहा, आपके मार्केट्स नहीं काम कर रहे,
यानी कि बहुत जबरदस्त असंगठित क्षेत्र को धक्का लगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ था 2016-17 का वो नेगेटिव हो गया था। लेकिन ऑफिशियल आंकड़े क्या दिखाते हैं? ऑफिशियल आंकड़े दिखाते हैं कि 8% बेस्ट ग्रोथ रेट हुई जिस साल की नोटबंदी हुई। ये क्यों इस तरह का आंकड़ा आ रहा है? क्योंकि ये संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है। और दूसरा जो हमारा तरीका है जो जीडीपी को नापने का, वो है कि हम पिछले साल का डेटा अगले साल प्रोजेक्ट करते हैं। अगर पिछला साल ठीक था और ये साल में शॉक लगाए अर्थव्यवस्था को, तो वो तो आपको बढ़ा हुआ जीडीपी दिखाएगा। तो दो परेशानियां हो गई। एक तो आपने प्रोजेक्ट किया पिछले साल से अगले साल, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ा दिख रहा है। दूसरा जो असंगठित क्षेत्र है उसको मान लिया कि वो उसी प्रकार से बढ़ रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो दो समस्याएं हमारी मेथडोलॉजी में है, और ये दोनों की वजह से हमारा जो जीडीपी का डेटा है वो बढ़ा हुआ दिखता है, न कि जो असली है। और इसीलिए नोटबंदी के दौरान 8% की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफिशियल आंकड़ों में दिखाई, जबकि मैंने अपनी किताब में एस्टिमेट किया कि वो -2% थी। यानी 10% का आपने ओवर एस्टिमेशन ये दिखा दिया नोटबंदी के दौरान। तो ये जो समस्या आई, उसके अगले साल फिर आपने जीएसटी लगा दिया। ये जो जीएसटी है ये स्ट्रक्चरली सही नहीं है, क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र पिट जाता है। असंगठित क्षेत्र को आपने इनपुट क्रेडिट से वंचित रखा क्योंकि वो उसमें है नहीं। अब इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो उसका जो दाम है वो तो गिरा नहीं। जो संगठित क्षेत्र है उसका दाम गिर गया क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट मिला। तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो असंगठित क्षेत्र गिरा और संगठित क्षेत्र बढ़ गया। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण उस समय अगर आप 2018 में प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन जगन्नाथन जी का आप बयान देखें। जगन्नाथन जी ने कहा कि देखो हम लोग 30 यूनिट है जो प्रेशर कुकर बनाते हैं देश में, 25 हैं जो छोटे हैं और 5 हम बड़े हैं। और हम 5 बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 24% हो गया। और अगले सेंटेंस में उन्होंने बोला कि हमारा ग्रोथ 24% क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो धराशायी हो गया, वो गिर रहा है, वो जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहा। तो ये सारे अर्थव्यवस्था में आपको दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र बढ़त पे है। और इसका एविडेंस अगर आप देखें तो लेदर गुड सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से, प्रेशर कुकर सेक्टर से, लगेज इंडस्ट्री से, यहाँ तक कि ट्रेड सेक्टर से। ट्रेड सेक्टर जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, उसको अगर आप देखें तो उसमें ई कॉमर्स करीब 30% के रेट से बढ़ रहा है। तो जो नेबरहुड स्टोर है, आपके बगल का स्टोर है, वहां पे लोग कम जा रहे हैं, वो गिरावट पे है। तो अगर आप अपने जो ट्रेड सेक्टर को संगठित क्षेत्र से नापेंगे तो जो गिरावट है हमारे चलिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं बता रहा था कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है और जीडीपी का जो ग्रोथ का डेटा है वो सही नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम असंगठित क्षेत्र को अलग से नापें, जैसे कि एविडेंस आ रहा है आपके ट्रेड सेक्टर से, आपके लगेज इंडस्ट्री से, लेदर गुड सेक्टर से, टेक्सटाइल सेक्टर से, तो जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है क्योंकि वहां से डिमांड शिफ्ट कर रही है संगठित क्षेत्र में। तो वो जो गिरावट है अगर उसको आप अलग से नापें तो हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा से ज्यादा एवरेज में 2% के करीब पड़ता है, ना कि 6.5-7%।
तो ये एक बहुत बड़ा फॉग है, इसको मैं कहता हूँ डेटा का फॉग क्रिएट कर दिया गया है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। अब लोग कहते हैं कि अगर ये बात है कि हमारा ग्रोथ अच्छा नहीं है तो हमारा टैक्स कलेक्शन क्यों चल रहा है? तो मेरा मानना है टैक्स कलेक्शन तो संग्रहित शेष से आता है। आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, आपका जीएसटी है, ये तो संग्रहित शेष से आता है। तो ये संग्रहित शेष की बढ़त जो है उसी को दिखा रहा है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट भी संग्रहित शेष को ही दिखाता है। वहां पे आपके जो एक्टिवली ट्रेडेड स्क्रिप्ट करीब 1,500 है, तो 6,000 जो बड़ी इकाइयां हैं उसमें से एक्टिवली ट्रेडेड स्क्रिप्ट 1,500 है, उन्हीं का डेटा हमारे जो उसमें आता है। तो स्टॉक मार्केट भी जो बढ़त है वो भी संग्रहित शेष के आधार पे है। हमारा माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर तो कहीं जो रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसमें, तो उसकी जो गिरावट है वो दिखेगी नहीं। ये हमारी जो असंगठित क्षेत्र में गिरावट है ये कब नजर आती है? ये तब नजर आती है जब अर्थव्यवस्था में कोई क्राइसिस आता है। जैसे कि नोटबंदी के बाद आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान क्राइसिस आया। नोटबंदी के दौरान लोग जो पलायन किए शहरों से गांव की तरफ, और पैंडेमिक के दौरान तो बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। लाखों करोड़ों लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। इतनी भरी गर्मी में बच्चों को उठाए, लगेज उठाए, वो अपना पैदल चलने लगे शहर से गांव की तरफ। तो वो क्राइसिस था। फिर अभी अगर आप देखें तो आज जो क्राइसिस है, जो आज हमारे जो पश्चिम एशिया की वजह से जो एनर्जी का क्राइसिस है, उसके चलते हुए भी आप देखेंगे कि लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव। वजह उसकी क्या है? जब पैंडेमिक के दौरान अजीम प्रेम जी ने अपना जो इंटरव्यू किए लोगों को, वर्कर्स को, तो उसमें से 80% वर्कर ने कहा कि हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हम एक हफ्ते बिना काम किए अपना काम चला सके, और इसीलिए हमको पलायन करना पड़ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो काम कम हो गया है, इन्फ्लेशन तेज हो गया है, और इसीलिए आज भी पलायन करना पड़ रहा है। आप देखें तो जब हमारा जो ये पैंडेमिक आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि आपको पता होना चाहिए कि कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल सेटअप किया। ई श्रम पोर्टल में जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हैं वो रजिस्टर करते हैं। तो कौन रजिस्टर करता है? जिनके पास एक कंप्यूटर का एक्सेस है। तो कंप्यूटर का एक्सेस तो जो बेटर ऑफ है उन्हीं के पास है, जो अति गरीब है उनके पास तो एक्सेस नहीं है। तो जो ये लोगों ने रजिस्टर किया, करीब 31 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड है, तो उसमें से बताया कि 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो 10,000 रुपए से कम कमाने का मतलब है कि वो गरीबी की रेखा के आसपास है। क्यों? क्योंकि हमने गरीबी की रेखा तो अब सिर्फ नई आंकी नहीं है तेंदुलकर कमेटी के बाद 2004 के बाद। तो आज हम किस लाइन से देखेंगे? वर्ल्ड बैंक की जो लाइन है गरीबी की, वो है $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अगर एक परिवार है 5 लोगों का, तो उनको करीब 42,000 रुपए महीने की जो आमदनी चाहिए। 42,000 रुपए से कम की आमदनी का मतलब है कि आप गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो जो लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, और अगर ये भी मान लें कि परिवार में 2 लोग काम करते हैं, तो 20,000 ही हुआ। यानी कि 90% हमारे देशवासी जो हैं वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं या गरीब हैं। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है कि इतनी गरीबी है, और वो लोग जो क्राइसिस को बेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जब क्राइसिस होता है तो असली गरीबी दिखती है। अभी आप देखें तो जो गैस का सिलेंडर जो 950 का था, वो जा रहा था 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000, यानी कि उसमें 3,000 4,000 रुपए का इजाफा हो गया। जिसकी आमदनी 10,000 या 11,000 है, जैसे कि नोएडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे वर्कर्स ने बताया कि हमको 10, 11, 12,000 रुपए मिल रहा है। तो अगर जो 10, 11, 12,000 में किसी को 3,000 रुपए अतिरिक्त देना पड़ जाए गैस के लिए, तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन का रेट 30% हो गया। उसके लिए तो इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर बाकी चीजें भी जोड़ लें कि उसका जो खाना है ढाबे पे या जो चाय पीता है उस सबके दाम बढ़ गए, जो बुनियादी जो चीजें हैं आम रोजमर्रा की उसके सबके दाम बढ़ गए। तो आम आदमी के लिए 30% का इन्फ्लेशन है, जबकि ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 3.5% है। तो 3.5% रेट किसके लिए वैलिड है? वो हम लोग के लिए वैलिड है। वो हम लोग जो इतने जो बेसिक लेवल पे नहीं रहते, क्योंकि हम लोग संगठित क्षेत्र से आते हैं। असंगठित क्षेत्र का जो वर्कर है उसके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है।
वो चाहे गुड़गांव में हो, वो चाहे नोएडा में हो, चाहे पंजाब में हो, वो चाहे आप राजस्थान में देखें, चाहे सूरत में देखें, सब जगह जो असगरी शेख का वर्कर है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो बुनियादी आमदनी है वो पर्याप्त नहीं है। वो अपने बच्चे की स्कूल फीस नहीं पे कर पा रहा, वो दिन में एक बार खाना बना रहा है, क्योंकि 2 बार खाना बनाने में क्या है, गैस ज़्यादा खर्च होगी। तो उसकी परेशानी देखिए। ये हमारे जो ऑफिशियल आंकड़े हैं इन्फ्लेशन के, कि गरीब आदमी के इन्फ्लेशन को नहीं दिखाते हैं। गरीब आदमी का जो जॉब चला जाता है, क्योंकि ये हर जगह आप देखेंगे तो कमी है। ये जो कमी है वो क्यों है? कमी आज इसलिए है क्योंकि ये जो सप्लाई शॉक है, जो हमारा तेल नहीं आ रहा है वहां से पश्चिम एशिया की खाड़ी के देशों से, सप्लाई शॉक है क्योंकि एनर्जी कम है। जब एनर्जी जो होती है वो हर चीज के उत्पादन में लगती है, चाहे आपका कृषि का उत्पादन हो, चाहे कारों का उत्पादन हो, चाहे कपड़े का उत्पादन हो, बिना एनर्जी के नहीं होता। जब एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं, एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है, जब उत्पादन कम हो जाता है तो फिर और दाम बढ़ जाते हैं। और जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, क्रूड ऑयल में बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, उसमें से सल्फर निकलता है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो माइनिंग में इस्तेमाल होता है, उसमें से हीलियम निकलती है जो हीलियम आपके जो कंप्यूटर चिप्स के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होती है, उससे आपका जो फर्टिलाइजर बनता है, उससे आपके प्लास्टिक्स बनते हैं, उससे आपके जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए केमिकल निकलते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल की शॉर्टेज का मतलब हुआ कि बहुत सारी और चीजों की शॉर्टेज। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सप्लाई शॉक है इसमें आपके दाम बढ़ेंगे और उत्पादन कम होगा, और उसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब आदमी के ऊपर, और गरीब आदमी ही आज पिस रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आपका जो दाम बढ़ गया क्रूड ऑयल का, तो आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ गया। जब इम्पोर्ट बिल बढ़ गया तो आपका जो करंट अकाउंट है उसमें डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा नहीं। 16% हमारा एक्सपोर्ट जाता है पश्चिम एशिया की खाड़ी के देशों में, वो तो एकदम रुक गया, क्योंकि ना जहाज जा रहे हैं ना हवाई जहाज जा रहे हैं। तो वो जैसे ही रुका तो एक्सपोर्ट पे असर पड़ा, और क्योंकि हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया तो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ गया। और जब डेफिसिट बढ़ जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम होने लगते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अगर आप देखें तो मार्च 1 से और अभी तक करीब $40 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम हो गए हैं। जब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व कम होने लगते हैं तो रुपया और कमजोर पड़ने लगता है। फर्टिलाइजर में भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, गैस में भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। तो जो ये दाम बढ़ रहा है उससे उत्पादन पे असर पड़ेगा। और दूसरा, इस समय हमारे यहाँ सुपर एल नीनो आ रहा है, इस सुपर एल नीनो के चलते हुए कृषि में और ज्यादा असर पड़ेगा। और जितना दोनों चीज मिला लें, अगर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज और दूसरी तरफ सुपर एल नीनो, तो इस साल खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो सकती है। अभी भंडार है, लेकिन ब्लैक मार्केट में तो पहले से ही शुरू हो जाती है। जब भंडार होते ही है तो भी ये ब्लैक मार्केट की वजह से जाती है। तो ट्रेड में अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो भी हो रहा है, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज में रुपया कमजोर होता है तो फिर जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो बाहर जाने लगता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज बहुत हो जाती है। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस है जो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि अभी आज निकाल दिया तो ज्यादा डॉलर मिलेंगे, बृहस्पति बाद में निकाला। फिर हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी अपना जो पैसा वापस नहीं लाते हैं जैसे उसको बिल मिलता है। हमारे इम्पोर्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी इम्पोर्ट करते हैं। तो कई तरह से फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हमारी बढ़ जाती है। और जितनी स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा और परेशानी का सबब हमारे यहाँ आएगा। और ये जब देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल से कम हुआ। 2 साल पहले $1 बिलियन हुआ, पिछले साल $7 बिलियन हुआ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ से पैसा बाहर नहीं, जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो पैसा बाहर जा रहा है। बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि बाहर जैसे अमेरिका का स्टॉक
मार्केट है उसमें जो 7 टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी आपने जिक्र सुना इलोन मस्क ने अपनी कंपनी IPO किया है और उसने ट्रिलियन ऑफ डॉलर उसने बढ़त उसने ले ली है, तो वहां का रिटर्न बहुत अच्छा है। साउथ कोरिया और आपका जो ताइवान है वहां पे जो चिप्स की टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां वो बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए साउथ कोरिया का मार्केट, ताइवान का मार्केट, अमेरिका का मार्केट वो ऊपर चलता चला गया। तो हमारे यहाँ से जो है पैसा लोग बाहर निकाल रहे हैं और इसलिए हमारा मार्केट गिर रहा है, उनका मार्केट आगे तेज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज पिछड़ गई है। हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं नहीं। अमेरिका में 600-700 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चीन में 80 बिलियन डॉलर का हो रहा है और हमारे यहाँ 1 या 2 बिलियन डॉलर हो रहा है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो पिछड़ भी गए हैं और दूसरा क्योंकि हम पिछड़ गए हैं तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम और पिछड़ते चले जाएंगे। और जो काम हमारी जो कंपनियां विप्रो हो रही है, TCS वगैरह जो वहाँ पे अमेरिका में जाके मदद करते थे उनकी कंपनियों को, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। तो ये जब से हुआ कि जो सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी मदद से कंपनियों का जो काम है वो बाहर वो AI कर देगा, तो हमारे जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। तो हमारी टेक्नोलॉजी में जो कमी है, कमजोरी है, वो बहुत ज्यादा कमजोरी है, क्योंकि हम R&D में बहुत कम खर्च करते हैं। हमारा R&D में 0.65% खर्च होता है GDP का, जबकि चीन 3% करता है, अमेरिका 3% करता है। यानी चीन हमसे 22 गुना ज्यादा R&D में खर्च करता है और अमेरिका हमसे 100 गुना ज्यादा R&D में खर्च करता है। इसीलिए दुनिया में चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और हम वहां से इंपोर्ट करते हैं सब चीजें। हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी इंपोर्ट करते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी करते हैं। हमारे यहाँ पतंग का मांझा भी आता है, दिवाली की लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है, गणेश की मूर्ति भी आती है। और हाई टेक्नोलॉजी में देखिए तो API और फार्मास्यूटिकल आते हैं, फिर कारों के कॉम्पोनेंट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट आते हैं। और बड़ी बात यह कि बहुत सारी हमारी फैक्ट्रियों में चाइनीज मशीनरी आ गई है। उस चाइनीज मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए हमें चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत है। और चाइनीज इंजीनियर को हमने जब ये वीजा देना बंद किया, क्योंकि ये गालवान का इंसिडेंट हुआ, तो हमारे जो बिजनेसमैन है उन्होंने सरकार को कहा कि ये वीजा आप नहीं देंगे तो हम ये फैक्ट्रियां नहीं चला पाएंगे हमसे। तो हमें तो जान उसे देना पड़ा कि उनसे करना। तो 102 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हमने कोशिश की कि वो कम कर दे। 3 साल पहले 80 बिलियन डॉलर था, फिर 90 हो गया, आज 102 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि हमारी कोशिश के बावजूद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहीं खत्म होती चली जा रही है। चीन से भी हम दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं, रूस से भी दब जाते हैं। ये 3 जो देश हैं इनके बीच में हम फंस जाते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डालता है, हम दबते चले जाते हैं। चीन ने यहाँ तक भारत को कहा कि आप अगर खड़े रहेंगे तो अमेरिका नहीं दबा पाएगा, और चीन खड़ा रहा। उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगाई तो उन्होंने भी 100% ड्यूटी लगा दी। हमारे ऊपर 50% ड्यूटी लगी तो हम चुप रहे। हमें उन्होंने दबाव डाला कि आप हमसे ज्यादा एनर्जी खरीदेंगे, आप हमसे ज्यादा ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, तभी जाके बैलेंस होगा। और हम चुपचाप उसको करते चले गए। तो 2 बजे पहले भी हमने कंसेशन वहां पे दिए, पिछले बजट में भी कंसेशन दिए, और हम सामने खड़े नहीं हो पाए। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज है, और इसीलिए हम दुनिया में खड़े होकर अपनी जो पॉलिसीज को अपनी नहीं बना पाते। हमारे ऊपर सारे टाइम दबाव चलता रहता है। तो R&D में हम बहुत कमजोर हैं। R&D में कमजोरी की वजह क्या है? एक तो हम खर्च नहीं करते, दूसरा हमारा जो वातावरण होना चाहिए R&D का वो नहीं है। हमारा समाज बहुत ही फ्यूडल है, और आजकल खासकर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं वहां पे ये कहा जाता है कि भाई आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, अगर आपने क्रिटिसिज्म किया तो आप एंटी नेशनल हैं। तो जो देश में जहां पे आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते तो नई टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे? नई टेक्नोलॉजी तो तभी डेवलप होगी जब पुरानी टेक्नोलॉजी से आप कुछ नया निकालेंगे, या आज की जो बात है उससे कुछ नया करेंगे। तो ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फ्रीडम होनी चाहिए R&D के लिए वो फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करती। जो आपका रिसर्च होता है उसमें आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि रिसर्च तो बिना क्रिटिसिज्म के हो नहीं सकता। तो मैंने 2015 में जब हमारे यहाँ JNU में मुद्दा उठा था, ये हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कन्हैया कुमार का इंस्टीट्यूट जिसके नाम से कहा जाता है। हालांकि कन्हैया कुमार तो वहां था भी नहीं उस समय
जब ये इंसिडेंट हुआ। पर कन्हैया कुमार के इंसिडेंट के समय मुझे न्यूज एक्स पे राहुल शिवशंकर ने पूछा, आप क्या पढ़ाते हैं जेयू में और आपके स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? तो मैंने एक लेख लिखा जेयू में, मैंने कहा व्हाट डू वी टीच इन जेयू एंड व्हाट डू आवर स्टूडेंट्स लर्न। तो उसमें मैंने कहा कि अगर हम ये नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स को कि अमर्त्य सेन में क्या कमी है तो आगे कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर हम ये नहीं बताएंगे कि फिजिक्स में आइंस्टाइन इज नॉट द लास्ट वर्ड, तो फिजिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? तो क्रिटिक इज द एसेंस। अगर आप ये क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, अगर आप ये सिर्फ जो आज की रूढ़िवादी परंपरा है उसके हिसाब से चलेंगे तो ये नहीं होगा। इसीलिए हमने अपनी स्कूल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप सुटेबल बॉय देखिए विक्रम सेठ की, तो सुटेबल बॉय में विक्रम सेठ क्या कहता है? वो कहता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत ही फ्यूडल है और जो सारी लीडरशिप आई वो लैंडलॉर्ड क्लास से आई। तो इसलिए हमने स्कूल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। और मैंने जब मैं फिजिक्स में पीएचडी कर रहा था, मैं छोड़ के इंडिया आया, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं रूरल डेवलपमेंट करने किशोर भारती गया मुर्शिदाबाद जिले में, और वहां पे जो लैंडलॉर्ड था वो हमें कहता था 1976 में, इन बच्चों को आप पढ़ा देंगे तो मेरे गार्डियन का काम कौन करेगा? तो ये हमारी जो लीडरशिप है उसने कभी एजुकेशन पे वो ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए अमर्त्य सेन ने 1986 में एक लेख लिखा था। उस लेख में क्या कहा? 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस समय भारत, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, हम सब एक लेवल पे थे। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की कमजोरी, ये सब, लेकिन वो लोग बहुत तेजी से आगे चले गए, हम नहीं गए। तो उन्होंने बताया कि वहां पे दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उन्होंने जबरदस्त एक्सपेंडिचर किया ऑन पब्लिक एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ तक कि मलेशिया ने 10% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन में खर्च करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आज तक हम 4% से आगे नहीं, 4% से आगे नहीं बढ़े। तो पब्लिक एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे यहाँ परेशानी है। वहां पे सारे बच्चे स्कूलों में पहुंच गए 1965 तक। हमारा भी गोल था कि 1965 तक सारे बच्चे स्कूलों में होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो अचीव नहीं हुआ, उन्होंने अचीव कर लिया। तो अमर्त्य सेन ने कहा कि उनका लेवल प्रोडक्टिव हो गया कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में आगे निकल गए, हमारा लेवल प्रोडक्टिव नहीं हुआ, इसकी वजह ये। और इसीलिए आज भी आपको दिखता है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो असर की रिपोर्ट आ रही है 2005 से, वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है कि आधे बच्चे 5वीं जमात के, दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। और हमारे जो पढ़ाई किस प्रकार से होती है वो रट्टा मार के हो जाती है, हम रट लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो हमारी जो नॉलेज अब बिल्ड नहीं होती है, जबकि रिसर्च के लिए नॉलेज आपको बिल्ड करनी पड़ती है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इस सरकार ने उसको और ज्यादा धराशायी कर दिया, क्योंकि ये तो क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये तो चाहते हैं कि जो है वही है। ये तो कहते हैं कि हमने तो नॉलेज बहुत पहले से थी, हमने तो हाथी का सिर आदमी पे रख दिया और इतनी बढ़िया हमारी प्लास्टिक सर्जरी थी कि हमारा तो देखिए कितना वो हो गया। फिर क्योंकि ये संजय ने सब धृतराष्ट्र को बता दिया, तो मतलब इंटरनेट भी था हमारे पास आज से कई हजार साल पहले, उड़न खटोला भी था, तो हमारे पास हवाई जहाज भी थे। तो ये जब बातें हुई 2016 के जो इंडियन साइंस अकेडमी की कांग्रेस में, तो जो 7 नोबेल प्राइज विनर आए थे उस साल, उन्होंने कहा कि आगे से हम कभी इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में नहीं आएंगे अगर इस तरह की बातें जब होंगी। तो आप ये समझिए कि ग्लोबली क्या परेशानी है ना, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है और हम हर चीज में बोलते हैं हम विश्व गुरु हो गए। हम विश्व गुरु किस प्रकार के हैं? जब हम सबसे दब जाते हैं तो विश्व गुरु का क्या है? जैसे मेरा मानना है कि ये फॉग क्रिएट कर दिया गया है जिसमें आम जनता को बहका दिया गया है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा है ना, सब है। लेकिन अगर आप संघर्ष क्षेत्र को आगे करेंगे और असंघर्ष क्षेत्र गिरता रहेगा तो गैर बराबरी बढ़ेगी। 6% अच्छा करेगा, 94% गिरेगा, और यही 94% में तो रोजगार है। अगर यहाँ पे आप जो रोजगार नहीं लेंगे संघर्ष क्षेत्र में तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? अगर 80% हमारा इन्वेस्टमेंट संघर्ष क्षेत्र में जाता रहेगा तो संघर्ष क्षेत्र तो बढ़ता जाएगा पर रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो 1990 में टाटा स्टील 2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता था और 88,000 लोगों को एम्प्लॉय करता था। 2015 में टाटा स्टील 15 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता था और वहां पे 28,000 लोग थे, यानी उत्पादन 7.5 गुना बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट 1/3 हो गया। तो यही आपको सब जगह दिख रहा है। बैंकिंग में देख लीजिए
बैंकिंग में 1990 में हमको सब चीज के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना है, पासबुक है, भरवानी है सब। आज सारा काम मोबाइल में हो जाता है, आज बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन स्टाफ इसका आधा हो गया है। और यही चीज आपको सारे सेक्टर में मिलेगी। तो जब तक आप असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ावा नहीं देंगे और आप ये कहते रहेंगे कि असंगठित को हम संगठित कर देंगे, तो असंगठित क्षेत्र में गिरावट क्या है, तो आपकी गैर बराबरी भी बढ़ेगी, आपकी जो रोजगार की समस्या भी बढ़ती चली जाएगी। और रोजगार में भी खेल होता है। ये लोग कहते हैं कि रोजगार हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन बेरोजगारी 4 तरह की होती है। एक तो वो जो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा है। एक वो जो अंडर एम्प्लॉयड है, आपके चौक पे या बाजार में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है 10 घंटे 12 घंटे, उसको 2 घंटे का काम मिल रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयड है। तीसरा वो जो दुकान पे बैठा या खेत पे बैठा है लेकिन काम नहीं है, तो उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और चौथा वो जिसने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, और इसमें महिलाओं की संख्या बहुत है और जो एजुकेटेड यूथ है उसकी संख्या बहुत है। और इसीलिए आज हमारे जो एजुकेटेड यूथ है वो परेशानी में है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और जो अभी आपने देखा ये कॉकरोच पार्टी का एकदम से फर्क पड़ा, कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग हो गए। जो हमारा जो यूथ है वो बहुत परेशान है, उसको जिस तरह का काम चाहिए वो काम मिल नहीं रहा, जिस तरह की डिग्री है उसको वो काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमारा नौजवान है वो परेशान है, वो मोबाइल फोन पे लगा रहता है, जिससे कि डिप्रेशन होता है, ड्रग्स और ड्रिंकिंग में फंस जाता है। बिहार की स्टडी दिखाती है कि वहाँ पे ड्रग्स और ड्रिंकिंग का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है यूथ में। और क्योंकि पैसा नहीं है तो इसमें छीना झपटी हो रही है घर के अंदर, यानी वायलेंस घर के अंदर आ गई है। ये एक बड़ा सोशलॉजिकल असर भी है इस बेरोजगारी का। तो हमें बेरोजगारी पे पूरा ध्यान देना चाहिए और रोजगार पैदा करने के हमें जो सारे यत्न करने चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, वो किस बेतहाशा है। और इनइक्वालिटी में भी सरकार क्या करती है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। वो कहती है कंजम्पशन इनइक्वालिटी, देखिए इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी 3 तरह की होती है। एक कंजम्पशन में इनइक्वालिटी होती है, एक इनकम में होती है और एक वेल्थ में होती है। तो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर मेरी तनख्वाह आपसे 1000 गुना ज्यादा है तो मैं 1000 किलो नमक नहीं खाऊंगा या मैं 1000 किलो गेहूं नहीं खाऊंगा, मैं तो उसी अनुपात में खाऊंगा। तो इसलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है, इनकम इनइक्वालिटी उससे ज्यादा होती है और वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। तो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी हमारे देश में बेतहाशा है। और उसके पीछे वजह क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, संगठित क्षेत्र आगे बढ़ा है। और जब क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो जाता है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्यों खराब होता है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो 2013 से 2019 के बीच में करीब 23,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ने देश छोड़ दिया और वो बाहर जाने की सही। 2019 में 7,500 और लोगों ने छोड़ा और 2022 में फिर 7,500। उसके बीच का डेटा मेरे पास नहीं है, पर ये आप देखें कि 2.5 लाख जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं उसमें से 50,000 करीब देश छोड़ के चले गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्यों गिर रहा है। और जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हमारा गिरता है तो उससे हमारी ग्रोथ कैसा होती है। इसलिए मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि हमारा ग्रोथ रेट एवरेज में 6.5-7% नहीं है, वो क्या है तो 2% के आसपास है। तो ये जो सारी की सारी समस्या है, इसका समाधान कहाँ निकलेगा? इसका समाधान तभी निकलेगा जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि सरकार सही आंकड़े देना शुरू करे। वो चाहे बेरोजगारी के आंकड़े हो, वो चाहे जीडीपी के आंकड़े हो, वो चाहे हमारी गरीबी के आंकड़े हो। जो हमारी गरीबी के आंकड़े हैं वो भी सही नहीं आते। हमने तेंदुलकर कमेटी के 2004 के बाद से उसको आंका ही नहीं था। और जो हमारी गरीबी की आंकड़ा होता है वो होता है सोशल नेसेसरी कंजम्पशन। और सोशल नेसेसरी कंजम्पशन तो बदलता रहता है। मतलब अगर आप लद्दाख में हैं तो अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आप एक विंटर नहीं सर्वाइव कर सकते -30 डिग्री पे। तो वहां पे जो उनका जो गरीब है वो तो मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस है, प्लेस है। तो इसलिए जो गरीबी है वो जगह जगह पे अलग होती है, तो स्पेस और टाइम स्पेसिफिक होती है। तो हम जो गरीबी की जो आंक रहे हैं वो आज किस तरह से कर रहे हैं, जो हमारा जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे है उसके आधार पर। अब नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे में भी बहुत सारा प्ले हो रहा है, क्योंकि 2019 और 2021 के बीच के जो आंकड़े आए हैं वो तो पैंडेमिक के आंकड़े थे। पैंडेमिक तो हमें दिखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जो हेल्थ में बहुत ज्यादा गिरावट हुई, लोग तो अस्पताल के बाहर ही मर जा रहे थे। तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और जो एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और जो हमारी इनकम है वो गिर गई। तो किस
प्रकार से हमारी गरीबी कम हो गई जब हम 2019-21 में करेंगे 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी की रेखा के ऊपर उठा दिया। तो ये भी यहाँ पे तो हर तरह से आप देखें तो एक फॉग है, ये फॉग में आम जनता फंसी हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो ये सही आंकड़े जो हैं, सही एनालिसिस है, वो जनता तक ले नहीं जाता। और जब तक वो नहीं ले जाएगा तब तक जनता तो यही कहेगी कि भाई ठीक है, जो सरकार कह रही है वही एक आंकड़े हैं। यहाँ तक कि जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई यही आंकड़े हैं, इन्हीं के आधार पे हम एनालिसिस करेंगे। फिर ये भी कहा जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक और ADB वो भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो 6.5% पे चल रही है। लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB आंकड़े नहीं इकट्ठा करती, वो तो सरकारी आंकड़े लेके उन्हीं पे एनालिसिस करती है। यानी कि जो सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी है वही IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB के आंकड़ों में गड़बड़ी है। यानी कि जो गलत आंकड़े सरकार देगी उन्हीं के आधार पे IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB अपने जो एनालिसिस देती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लॉस्ट डेकेड इसलिए कि हम बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन वो हमने किया नहीं पिछले 12 साल। जो हम कर सकते थे वो है कि अगर हम असंगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा करते, वहां पे आमदनी बढ़ाते तो डिमांड बढ़ती, और डिमांड बढ़ती तो संगठित क्षेत्र भी अच्छा करता। हमने संगठित क्षेत्र को 2019 में 1.6 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया, हमने कॉर्पोरेशन टैक्स रेट कम कर दिया, लेकिन उससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन अप कर लिया, और बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो सरकार कहती रहती है कि भाई आप इन्वेस्ट ज्यादा करिए, वो कहते हैं कि जब डिमांड होगी तब तो हम इन्वेस्ट और करेंगे। RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 75 के बीच में घूम रहा है पिछले 10 साल से। जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 नहीं पहुंचेगा तब तक आपका इन्वेस्टमेंट और आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो तभी आगे बढ़ेगा जब आप डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड कहां से आएगी? जब नीचे के तबके के लोगों के हाथ में ज्यादा आमदनी होगी। आप अगर 100 रुपए मुझे देंगे तो मैं तो 100 में से ज्यादा सब 5 खर्च कर दूंगा। 100 रुपए आप एक गरीब आदमी को देंगे तो वो पूरा 100 खर्च कर देगा। वो अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदेगा, बच्चे के लिए कुछ खरीदेगा, किचन के लिए कुछ खरीदेगा। तो डिमांड बढ़ानी है तो नीचे के तबके में आमदनी बढ़नी चाहिए। हम उल्टा कर रहे हैं, हम नीचे के तबके की आमदनी घटा रहे हैं तो असंगठित क्षेत्र में गिरा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो फॉग है, डेटा का फॉग है, जिससे एक प्रचार हो रहा है जबरदस्त, और क्योंकि मीडिया पे उनका कब्जा है तो मीडिया भी क्वेश्चन नहीं कर रहा। इसलिए ये ऑपोजिशन का रोल है कि हम लोग अपनी बात को आगे बताएं, हम लोग बताएं कि असलियत क्या है, और जब असलियत जनता को पता लगेगी तो और ज्यादा आगे जानना चाहेगा, और उसकी जो सही जो पहचान है सरकार की, वो सही पहचान उसके सामने होगी। धन्यवाद।